स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार में। दोस्तों आज हम करने वाले हैं बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का। पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में हम फर्स्टली जो करेंगे वो करेंगे हम क्लासिफिकेशन सीखेंगे पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस का एंड उसकी कैनोनिकल फॉर्म सीखेंगे जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होगी आपकी सेकंड ऑर्डर की। तो बेसिकली हम इसमें करेंगे लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर की क्लासिफिकेशन और उनको कैनोनिकल फॉर्म में कैसे चेंज करना आपने वो सब हम सीखने वाले हैं। तो इस चैप्टर को करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सेकंड ऑर्डर लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है। तो मैं आपको एक बार उसे इंट्रोड्यूस करा दूं हल्का सा, फिर उसके बाद एक क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। तो हम करने वाले हैं लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। ठीक है डिफरेंस लीनियर से मीनिंग समझ लेते हैं हम। लीनियर का मीनिंग क्या होगा यहाँ पे? तो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। तो यहाँ पे बात हो रही है लीनियर की। तो लीनियर मतलब क्या होगा? देखो आपका जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन कब होगा? जब किसी भी इक्वेशन के अंदर आपके पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स अवेलेबल हों। जैसे यहाँ पे क्या है, देखो ये करली पाई करली एक्स, ये क्या है? एक पार्शियल डिफरेंशियल आपका कोएफिशिएंट है। तो यहाँ पे क्या होगा? करली 2z बाई करली एक्स के। तो आप देख लें यहाँ पे कितने ऑर्डर का डेरिवेटिव हो रहा है आपका? सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव हो रहा है। यहाँ पे भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है। तो जो हम बात करने वाले हैं सेकंड ऑर्डर की, मींस आपका जो भी इक्वेशन होगी उसमें जो हाईएस्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा तो वो आपको मिलेगा सेकंड ऑर्डर का। ठीक है, अब बात करते हैं लीनियर की। डिफरेंस यहाँ पे जो भी सेकंड ऑर्डर था आपका पार्शियल ये डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा, उसकी जो पावर्स होंगी, ये पावर्स जो है आपकी यहाँ भी 1 है और इसकी पावर यहाँ पे भी कितनी है? 1। इसी को अगर पावर्स जो है 2 डिग्री की और यहाँ पे 1 डिग्री का भी हो सकता था आपका ये लीनियर ये आपका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। बट जो लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट होगा आपका डिस्टेंस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं कि आपका बेसिक इंट्रोडक्शन क्या है। लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर के बारे में हम यहाँ पे डील करेंगे। अब देखो आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन होती क्या है? कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आपके अवेलेबल होंगे, मतलब वो क्या है? आपकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। सेकंड ऑर्डर से बात करें तो ये सबको पता है कि यहाँ पे इसका ऑर्डर कितना है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट का? 2 ऑर्डर है, इसका भी 2 ऑर्डर है। तो मतलब सेकंड ऑर्डर से मतलब 2 ऑर्डर से ज्यादा आपको पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट नहीं मिलेंगे अगर सेकंड ऑर्डर की बात हो रही है। सेकंड ऑर्डर से कम मिल सकते हैं, हो सकता है करली z बाई करली x करली z बाई करली y अवेलेबल हो। उसके बाद अगर बात करें लीनियर की, तो लीनियर क्या होगा डिफरेंस? यहाँ पे अगर आप मैं इसकी पावर की बात करूं, यहाँ पे सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल जो कोएफिशिएंट्स है इनकी सभी की पावर कितनी है? 1। मतलब क्या? सभी पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स की पावर कितनी होनी चाहिए? आपकी 1 होनी चाहिए। तो उस केस में हम पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं कि वो लीनियर है और वो किसने ऑर्डर की है? सेकंड ऑर्डर की है। उसके बाद वो बात करता है डिफरेंस की आपने जो भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर की है कि वो आपकी क्या फॉर्म करेंगे। ठीक है, इसका नेचर कैसा होगा? तो नेचर के बारे में बात की जाती है तो उसके 3 तरह के नेचर होते हैं आपके। फर्स्टली आपका हाइपरबोलिक, एलिप्टिक एंड पैराबोलिक। वो किन किन केसेस के अंडर होंगे तो इन सब के बारे में बात करेंगे हम। तो मैं बता दूं आपको जो हमारे पास जनरल लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है सेकंड ऑर्डर की, सबसे पहले गिवन इक्वेशन को उसके साथ कंपेयर करना आपको। तो अगर मैं इस क्वेश्चन में ही आपको बेसिक भी बताते चलूंगा और इसी में हम सभी फॉर्मूला जो है कि कोई भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो सेकंड ऑर्डर की है उसका नेचर कैसे चेक करेंगे ये भी मैं इसी में बताता चलूंगा। तो अगर मैं इसके सॉल्यूशन की बात करूं तो सबसे पहले क्या करेंगे आप? गिवन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो भी है आपकी सेकंड ऑर्डर की लीनियर, उसको आप कंपेयर करें स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ। तो मैं इसको करता हूं इसके साथ कंपेयर इसको मैंने नाम बन दिया है, तो कंपेयर वन विद लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर। जनरली ये होती है कि आर प्लस एस एस प्लस टी टी एंड प्लस एफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। अब बात आती है यहाँ पे ये आर एस टी और एक्स वाई जेड पी क्यू है क्या? इनके बारे में भी हम एक बार कर लेते हैं बात, क्योंकि आपको ये चीज क्रैम नहीं करनी, आपको अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है। मैंने बार बार बताया हुआ आपको कि कहीं भी आपने क्रैम नहीं करना, आपने चीजों को समझना है। तो समझ लेते हैं एक बार यहाँ पे
डियर स्टूडेंट्स अगर मैं बात करूं यहाँ पे x की और z की, पहले बात करते हैं zx की। डियर स्टूडेंट्स पहली चीज तो ये x y और z ये तीनों ही यहाँ पे क्या है, वेरिएबल्स हैं। फिर वेरिएबल्स के पास दो टाइप की कैटेगरी है यहाँ पे, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। देखो अब डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है। देखो अगर सपोज करो डियर स्टूडेंट्स आपको z ये दिया होता x² + y² + x ये दिया हुआ है, तो आप इसको डेरिवेट करो पार्शियली, क्योंकि आपका मोर देन 2 वेरिएबल्स में है तो पार्शियल डेरिवेटिव वहीं पे अप्लाई होता है जहां पे फंक्शन जो है आपका मोर देन 2 वेरिएबल्स में हो। तो अगर मैं कर्ली z बाई कर्ली x करता हूं तो आंसर क्या आएगा, 2x + y² पे क्या हो जाएगा, 0 + 1। ठीक है, ये हो जाएगा। अगर मैं इसका कर्ली z बाई कर्ली y करता हूं तो क्या होगा, आपका x² 0 हो जाएगा, क्योंकि एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे, y² का हो जाने वाला है आपका 2y, ये आएगा। अगर मैं बात करूं यहाँ पे कर्ली z बाई कर्ली t, भले ही यहाँ पे t वेरिएबल ना हो लेकिन t वेरिएबल अगर है तो उसको एज अ वेरिएबल ट्रीट करेंगे, बाकी अदर्स को एज अ कांस्टेंट। तो यहाँ पे t अवेलेबल नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। मींस क्या कि जिसके रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव कर रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग आंसर आया। x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो ये आंसर आया, y के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया ये आंसर आया, t के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया आंसर ये आया। मतलब क्या है, चीजों को समझें आप। देखो ये बड़ी प्लानिंग करते हैं बच्चे, क्या यहाँ पे जो z का आप डेरिवेटिव जो है पार्शियली डेरिवेटिव z का ही कर रहे हैं, बट आंसर किसके अकॉर्डिंग आ रहा है, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं आप। देखो x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो आपका ये आंसर है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आंसर है, t के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो ये आंसर। तो इसका मीनिंग क्या बना, मतलब डेरिवेटिव z का ही कर रहे हैं, आंसर डिपेंड किस पे कर रहे हैं, x y t पे। मतलब वी आर इंडिपेंडेंट बाय चूजिंग द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू व्हाट वेरिएबल। मतलब क्या कि किस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में हमें डेरिवेटिव करना है, उसके रिस्पेक्ट उसके किसी के भी रिस्पेक्ट में कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट है। अब कोई बच्चा उठा के मुंह कर ली z बाई कर ली u भी तो कर सकता है भाई, कोई और थोड़ा अगर इसके साथ खेलना चाहे तो कर्ली z बाई कर्ली m भी कर सकता है, तो वो भी 0 ही आने वाला है। मतलब क्या कि हम किसी के रिस्पेक्ट में भी डेरिवेटिव तो किसी के रिस्पेक्ट में दे सकता है ना एग्जामिनर आपको। तो इसका मतलब तो ये वेरिएबल क्या हुआ, वी आर इंडिपेंडेंट बाय चूजिंग दिस वेरिएबल। मतलब हम किसी के रिस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट हैं। मतलब फिर जो भी आपका यहाँ पे नीचे डेरिवेटिव्स होते हैं उनको कहते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। कौन से वेरिएबल डिफरेंस, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये बहुत ही आपकी काम की चीज है। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारे यहाँ पे क्या होंगे, x y रहेंगे। तो हमारे पास जो होंगे इंडिपेंडेंट वेरिएबल 2 वेरिएबल से इंडिपेंडेंट रहेंगे, जो हम यहाँ पे अपने सिलेबस में करेंगे। उसके बाद अब जो z है उसका डेरिवेटिव डिपेंड करता है किसके रिस्पेक्ट में करना है। तो z जो है वो हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल हो जाता है। z कैसा वेरिएबल हो जाता है हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो आई होप ये बात आपको समझ आई। तो डिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात हुई, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बारे में बात हुई। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो मैंने ये स्टैंडर्ड इक्वेशन लिखा है यहाँ पे इनका मीनिंग्स क्या है, क्योंकि आप अगर कंपेयर करो तो कंपेयर करोगे किसके साथ, क्योंकि यहाँ पे आपको ये नोटेशंस तो नजर नहीं आ रही। तो मैं आपको बता दूं कि पूरी की पूरी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन में ये हमारे पास स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं कि जो p है आपका स्मॉल उसको माना जाता है कर्ली z बाय कर्ली x, क्लियर है। और q को जो माना जाता है वो माना जाता है कर्ली z बाय कर्ली y, क्लियर स्टूडेंट्स। उसके बाद बात करते हैं r की। जो स्मॉल r होगा वो होगा आपका कर्ली 2z बाय कर्ली x स्क्वायर, क्लियर। और जो s होगा वो होगा आपका कर्ली 2z बाय कर्ली x कर्ली y या कर्ली 2z बाय कर्ली y कर्ली x, एक ही बात है। t के बारे में बात करें तो कर्ली 2z बाय कर्ली y स्क्वायर। तो ये चीजें आपने बिल्कुल अच्छे से लर्न कर लेनी है। स्टैंडर्ड नोटेशन इन्हीं को दी गई है, इनको हम इंटरचेंज नहीं कर सकते कि आप p कर्ली z बाय कर्ली y को नाम दे दो, q आप कर्ली z बाय कर्ली x को नाम दे दो, ऐसा हमने नहीं करना है, ठीक है। तो ये स्टैंडर्ड नोटेशंस हैं, कर्ली z बाय कर्ली x को p, कर्ली z बाय कर्ली y को q, ये ध्यान से रख लेना। कर्ली 2z बाय कर्ली x के को स्मॉल r और कर्ली 2z बाय कर्ली x कर्ली y को स्मॉल s और t को आप माने कर्ली 2z बाय कर्ली y स्क्वायर, दैट्स इट। उसके बाद बात करते हैं हम यहाँ पे और क्या रहेगा, कैपिटल R कैपिटल S कैपिटल T। इसमें जो कैपिटल R कैपिटल S कैपिटल T हो गए, ये कोई भी फंक्शंस हो सकते हैं आपके x y में। उसके बाद बात करते हैं fx y z t, इसका लिखने का यहाँ पे क्या मीनिंग है। इसका मतलब है प्लस जो रेस्ट टर्म्स है, रेस्ट टर्म्स है मतलब r s t के अलावा, मतलब तीनों वेरिएबल तीनों पार्शियल डिफरेंशियल कोएफिशिएंट्स के अलावा जो रेस्ट टर्म्स है आपकी x की y की z की p की q की, वो सभी आपने कोई भी फंक्शन मान लिया यार इक्वल टू 0। इसके साथ हम ये गिवन इक्वेशन को कंपेयर करो। अब देखो इसका मतलब तो ये आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे r दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया हुआ है t दिया हुआ है। तो क्या मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूँ, देखना एक बार कि विच इंप्लाई y स्क्वायर कर्ली 2z बाय कर्ली x स्क्वायर का नाम क्या है हमारा स्मॉल r माइनस ये क्या है आपका
यहाँ पे कर्ली 2z बाई कर्ली y स्क्वायर ही है, वो होता है हमारा t और प्लस 4z इक्वल टू 0। तो अगर मैं इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करना चाहूँ डियर फ्रेंड्स, तो देखो स्मॉल r के साथ में जो भी कोफिशिएंट है वो हमारा कैपिटल R है। तो हियर हमारा क्या है, यहाँ पे अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूँ तो कैपिटल R है हमारा y स्क्वायर। उसके बाद स्मॉल s तो यहाँ पे अवेलेबल ही नहीं है, तो स्मॉल s का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे 0 हम लिख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको यहाँ पे ऐसे लिख सकता था प्लस s और इंटू 0 इंटू s। तो मतलब कैपिटल S क्या है हमारा 0 है। अब कैपिटल स्मॉल t की बात करते हैं। स्मॉल t का जो कोफिशिएंट है डिफरेंस माइनस का, आपने स्पेशली ध्यान रखना है, t का जो कोफिशिएंट है वो माइनस का 1 है। तो हमारा कैपिटल T क्या बना है यहाँ पे -1। और चीजों की मुझे नीड नहीं है, वैसे लिख सकते हैं आप कि जो fx y p z q है वो आपका पूरा का पूरा 4z है, यहाँ पे ये काम कर रहा है। उसके बाद जब हमारा s r t निकल जाए उसके बाद डिफरेंस आपने एक टर्म निकाल के देखनी है। क्या चेक करना आपने, ये वाली टर्म चेक करनी, ध्यान रखना है, ये आपने लर्न कर लेनी है ये वाली थी कि s स्क्वायर माइनस 4rt, इसकी वैल्यू चेक करके देखनी है आपने कि ग्रेटर देन 0 आएगी या 0 आएगी या लेस देन 0 आएगी। उसी के अकॉर्डिंग जो है ये जो इक्वेशन का नेचर होगा वो हम बता पाएंगे कि वो पैराबोलिक होगी, हाइपरबोलिक होगी या एलिप्टिक होगी। तो आइए चेक करते हैं इसको। s क्या है हमारा 0 माइनस 4 इंटू r, कैपिटल R कितना है हमारा डिफरेंस y स्क्वायर, t कितना है हमारा माइनस का 1। अब देखते हैं क्या आएगा ये, विच इज इक्वल टू s के माइनस 4rt की वैल्यू चेक किया मैंने, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, तो ये आया 4y स्क्वायर। देखो दोस्तों अब ये आपको देखने से नहीं पता लग रहा कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 है या लेस देन 0 है या इक्वल टू 0 है। तो क्या मैं आपको यहाँ पे तीनों केस बता देता हूँ। देखो यहाँ पे जो ये वैल्यू है वो y पे डिपेंड कर रही है, वेरिएबल पे, क्योंकि y कुछ भी हो सकता है आपका 1 2 3 वटेवर -1 -2 इस तरीके से भी कुछ हो सकता है। तो अगर मैं बात करूं कई क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बिल्कुल इजी से होते हैं कि वहां पे जब s के माइनस 4rt निकालोगे तो आपका या तो इक्वल टू 4 आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, या डायरेक्ट इक्वल टू 0 आ जाएगा, या डायरेक्ट -4 आ जाएगा। मतलब किसी भी वेरिएबल्स की वहां पे अवेलेबिलिटी नहीं होगी। बट अगर वेरिएबल की अवेलेबिलिटी आ जाए तो वेरिएबल के हम केस बनाते हैं कि वेरिएबल कुछ भी हो सकता है ना आपका। तो हम वेरिएबल की अगर बात करें तो वेरिएबल यहाँ पे पूरा का पूरा y स्क्वायर माना जाएगा, ठीक है। अगर देखो y स्क्वायर आपका क्या होगा, अगर आपका डिफरेंस इफ y स्क्वायर, अगर y स्क्वायर आपका 0 हुआ, दैट मींस आपका s के माइनस 4rt क्या होगा, ये भी क्या होगा आपका 4 इंटू 0 0 हो जाएगा, क्योंकि y स्क्वायर 0 है। तो उस केस में डिफरेंस जो नेचर होता है इक्वेशन 1 का ये होगा पैराबोलिक। याद रखना आपको, जब भी ये 0 आ जाए तो नेचर कैसा होता है हमारा पैराबोलिक। उसके बाद बढ़ते हैं नेक्स्ट केस की। तो अगर मेरा y स्क्वायर अगर आपका ग्रेटर देन 0 है, मतलब y स्क्वायर पॉजिटिव तो हो सकता है ना आपका, अगर ये पॉजिटिव हुआ तो पॉजिटिव की नंबर की मल्टीप्लाई 4 में करोगे स्टिल पॉजिटिव रहेगा s के माइनस 4rt। तो जब भी s के माइनस 4rt आपका ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में हम कहते हैं कि हमारा जो ये इक्वेशन 1 का नेचर होगा वो हाइपरबोलिक रहेगा। क्लियर डिफरेंस। अब तीसरा ही केस बचा एलिप्टिक, तो या तो ग्रेटर देन 0 होगा या इक्वल टू 0 होगा या फिर लेस देन 0 होगा। तो लेस देन 0 के केस में हमारा जो नेचर है इसका एलिप्टिक होगा। अब बात कर रहे होंगे आप कि यहाँ पे अगर मैं ये बात करूँ कि अगर y स्क्वायर लेस देन 0 होगा, अब आप यहाँ पे ये जरा सोच के देखें, जो आपने लिखे कि नॉनसेंस बात तो नहीं लिखी, ये कह रहा है कि y स्क्वायर लेस देन 0। क्या आप मुझे कोई ऐसा नंबर बता सकते हो जिसका स्क्वायर लेस देन 0 आए? हमारे पास ऐसा कोई भी नंबर डिफरेंस एग्जिस्ट नहीं करता जिसका जो स्क्वायर है लेस देन 0 आ जाए। अब कई बच्चे इसको यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि आयटा, क्योंकि आयटा का स्क्वायर क्या होता है हमारा -1। लेकिन हमें इमेजिनरी के केस में नहीं जाना, क्योंकि इमेजिनरी में हम बात नहीं करते पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस में, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है, रियल नंबर की बात कर रहा हूं, कोई भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर करके लेस देन 0 आ जाए। इसका मतलब ये केस तो नहीं हो सकता। अगर ये पॉसिबल था तो हम बस ये लिख देते कि अगर y स्क्वायर लेस देन 0, अगर यहाँ पे y होता तो मैं जस्ट ये केस लेता कि y लेस देन 0, क्योंकि y तो लेस देन 0 हो सकता है ना, -1 हो सकता है, -2 हो सकता है। तो अगर वो लेस देन 0 होता तो ये भी लेस देन 0 होता, तो उस केस में क्या कह देते कि इसका नेचर क्या हो सकता था, एलिप्टिक हो सकता था। तो यहाँ से ऑप्शंस बन सकते हैं आपके पास कि क्या कभी इस इक्वेशन का नेचर जो है एलिप्टिक हो सकता है। तो इस इक्वेशन का नेचर जो है किसी भी सूरत में, किसी भी केस में इस इक्वेशन का जो नेचर है वो एलिप्टिक नहीं हो सकता। सो डिफरेंस आई होप ये आपको किसी भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर का नेचर कैसे चेक करते हैं वो आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो डिफरेंस हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो करने वाले हैं हम कैनोनिकल फॉर्म को, कि कोई भी लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन अगर सेकंड ऑर्डर की दी हुई है तो उसकी कैनोनिकल फॉर्म का मीनिंग क्या होता है और कैनोनिकल फॉर्म में हम चेंज कैसे करते हैं, वो पूरा का पूरा प्रोसीजर हम करने वाले हैं। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये इक्वेशन दी हुई है, आपको बताना है क्लासिफाई एंड रिड्यूस दिस इक्वेशन टू द कैनोनिकल फॉर्म।
इस इक्वेशन को आपने कैनोनिकल फॉर्म में चेंज करना है। क्वेश्चन में ये भी दे सकता है कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए कि इसको आप नॉर्मल फॉर्म में चेंज करो। नॉर्मल फॉर्म कहें या कैनोनिकल फॉर्म कहें, चीज एक ही है, मतलब प्रोसीजर सेम ही रहेगा। कैनोनिकल फॉर्म का ही दूसरा नाम क्या है, नॉर्मल फॉर्म। तो हम इस इक्वेशन को रिड्यूस करना सीखेंगे कैनोनिकल फॉर्म या नॉर्मल फॉर्म में कैसे करते हैं। तो बने रहे आप मेरे साथ, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कर दिया यार। तो करते हैं इसका सॉल्यूशन। अब ये कह रहा है क्लासिफाई। भैया रिड्यूस जब भी करेंगे तो क्लासिफाई तो आपको करना ही पड़ेगा। क्लासिफाई ना भी देता आपको तब भी मैं यही प्रोसीजर करता, इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दूंगा, ये अलग बात है। चलो भैया, अब जैसे कि मैंने पिछले वाले क्वेश्चन में कराया है आपको, यहाँ पे आप गिवन जो इक्वेशन है उसको स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर दें। तो विदाउट वेटिंग मच मोर टाइम आप इसको कंपेयर करें जल्दी से। बोला क्या होगा भैया, क्या होती है, इसके साथ कंपेयर करेंगे, कंपेयर 1 विद क्या होती है, आर प्लस एस प्लस टी प्लस एफ ऑफ एक्स वाई जेड पी क्यू इक्वल टू 0। इसके साथ कंपेयर करें। अब कैपिटल आर क्या है आपका, देखो कैपिटल आर मतलब स्मॉल आर क्या है हमारा, करली 2z बाई करली x के। मैंने बता चुका हूं मैं आपको, अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है, अभी इसी वीडियो में कराया पीछे, जस्ट उसको रिवाइंड करके देख लेना एक बार। तो स्मॉल आर का क्वेश्चन क्या है, ये स्मॉल आर होता है आपका, तो यहाँ पे क्या है 1, तो कैपिटल आर 1 है हमारा। कैपिटल एस की बात करते हैं तो स्मॉल एस क्या होता है आपका, करली 2z बाई करली x करली y, तो वो कितना है हमारा 4 है। अब बात करते हैं कैपिटल टी। कैपिटल टी कितना है हमारा, जो करली 2z बाई करली y स्क्वायर होता है, ये स्मॉल टी होता है, इसका कोएफिशिएंट क्या है हमारा -5, दैट्स इट। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी क्लासिफिकेशन की, पहले इसकी। तो s स्क्वायर माइनस 4rt की वैल्यू चेक कर ले क्या आएगी। s कितना है 4 का स्क्वायर 16 माइनस 4rt, 4 इंटू r की वैल्यू 1 और t की वैल्यू हमारी है -5। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस 4 5 है 20, 20 प्लस 16 आपका 36 क्या आ गया, पॉजिटिव। तो इट मींस जो इक्वेशन 1 का नेचर होगा, इक्वेशन 1 को हम क्या कहेंगे कि ये कैसी है हमारी, हाइपरबोलिक। 1 इज हाइपरबोलिक। तो डियर फ्रेंड्स यहाँ पे 3 केसेस बनेंगे मेरे पास, तो हम सभी केसेस को डील करेंगे, सभी केसेस के साथ डील करेंगे। फर्स्टली हाइपरबोलिक के साथ, फिर आपकी एलिप्टिक के साथ, उसके बाद हम करेंगे जो डील होगी आपकी हमारी एलिप्टिक के साथ। ठीक है, हाइपरबोलिक, पैराबोलिक एंड एलिप्टिक। तो पहले जो केस है हमारे पास हाइपरबोलिक का है, इसको ध्यान से समझें क्योंकि जो सभी केसेस हैं मिलते जुलते ही हैं आपके, सिमिलर ही चलेंगे, माइनर माइनर से चेंज है, जैसे ही आएंगे वो हम करवाएंगे। तो 1 क्या है अभी हमारी हाइपरबोलिक है। उसके बाद डिफरेंस जो आपने चलना है, तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन हो चुकी है कि हाइपरबोलिक है। अब रिडक्शन का प्रोसीजर स्टार्ट हो जाता है। रिडक्शन का फर्स्ट जो स्टेप है आपका, वो क्या कहता है कि आप इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखें कि नाउ ये लेके चले। आप स्टेप फर्स्ट कह सकते हैं आप इसको, कि फर्स्ट स्टेप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपका, क्या ये कहेंगे r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस कैपिटल T इक्वल टू 0। ठीक है भैया, आप कई बच्चे ये कहेंगे कि ये कहां से आ गया, ये क्रैम करा हुआ है। बिल्कुल क्रैम करा हुआ है यार। किसी भी इक्वेशन को नॉर्मल फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने ये जो फॉर्मूला है ये अप्लाई करना है। हमने जस्ट नॉर्मल फॉर्म में चेंज मतलब क्या करना होता है, देखो नॉर्मल फॉर्म में आपने कर्व इन स्पेस में पढ़ी होगी आई थिंक, जो एडवांस कैलकुलस है आपका, उसको भी करा रहा हूं मैं, तो वो भी देख सकते हैं आप। नॉर्मल फॉर्म में मतलब अगर कोई इक्वेशन आपकी टी में दी हुई होती है, अगर उसको मैं एस की फॉर्म में चेंज कर दूं तो वहां पे उसको कह देते हैं कि वो नॉर्मल फॉर्म है। ऐसे ही कुछ यहाँ पे है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है वो क्या है आपके एक्स और वाई है यहाँ पे, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल ही हमें चेंज करना है डियर फ्रेंड्स। ठीक है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई के प्लेस पे हम कुछ और वेरिएबल्स ले आएंगे। जब ले आएंगे तो मतलब ये पूरी की पूरी इक्वेशन जो एक्स वाई में नहीं दिखेगी, जिसमें भी दिखेगी अनदर वेरिएबल्स में दिखेगी, उसी को हम क्या कहते हैं आपकी नॉर्मल फॉर्म या कैनोनिकल फॉर्म कहते हैं। उसका एक पूरा का पूरा अपना एक प्रोसीजर है कि उसको उन वेरिएबल्स में कैसे हम चेंज करेंगे। तो उसको पहला चेंज करने के लिए जो फर्स्ट स्टेप है हमारे पास वो क्या है कि आप r लैम्डा स्क्वायर प्लस s लैम्डा प्लस t इक्वल टू 0 रखते हैं, जहां पे लैम्डा जो है वो हमारा कोई भी वेरिएबल है हमारा, r s की हमें दिए होंगे, लैम्डा की वैल्यू हमें निकालना होगी। लैम्डा क्वाड्रेटिक बन जाएगी, लैम्डा में लैम्डा की 2 वैल्यू लिख लेंगे, तो हमारे पास 2 ही क्या है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x और y, और 2 ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल नए हमें क्या करने हैं, इंट्रोड्यूस करने हैं यहाँ पे। तो उसके लिए मुझे लैम्डा की 2 वैल्यू चाहिएगी, उसके लिए मैंने इसको लैम्डा में क्वाड्रेटिक लिखा है। जैसे लिखा है ऐसे ही लिखना है, अदरवाइज कुछ और लिखोगे तो क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। पूरा का पूरा प्रोसीजर है, मेरे घर से नहीं बनाया ना आपके घर का है, ये पूरा का पूरा मैथमेटिशियंस ने बनाया हुआ है, तो हम इसे फॉलो करेंगे एज इट इज। तो फॉलो करें भाई, क्या है r लैम्डा स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस t। r की बेटा क्या है 1, तो कितना हो जाएगा ये लैम्डा स्क्वायर
प्लस एस कितना है मेरा 4 लैम्डा। फिर भी किसी का कोई डाउट कोई क्वेरी है कमेंट में जरूर छोड़ दे यार, अच्छा लगता है हमें भी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो पसंद आप लाइक भी कर दिया करो यार, अगर ना पसंद लगे तो बता दिया करो क्या करनी है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। तो लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा और ये आपका -5 = 0। तो 5 कैसे फैक्टर करने हैं, जिनको सब्ट्रैक्ट करके क्या आए 4 आए, सबको पता है 5 × 5 तो कितना हो जाएगा लैम्डा स्क्वायर प्लस 5 लैम्डा माइनस लैम्डा -5 = 0। इसमें तो कोई बिग डील है नहीं, तो लैम्डा कॉमन है यहाँ पे, लैम्डा प्लस 5 -1 कॉमन, तो इतना आ गया लैम्डा प्लस 5 = 0। तो लैम्डा की क्या क्या वैल्यू आई हमारे पास, एक तो लैम्डा आ गया 1 और एक आ गया हमारा -5, तो मैं लिखता हूँ यहाँ पे -5 और एक आ गया आपका 1। लैम्डा प्लस 5 को 0 के इक्वल रखोगे -5 आएगा, लैम्डा -1 को 0 के इक्वल रखोगे तो लैम्डा आपका 1 आ जाएगा। तो डिफरेंस ये यहाँ पे कोई कंपल्सन नहीं है आपकी कि किसको लैम्डा 1 दे किसको लैम्डा 2 दे, मर्जी है आपकी, किसी को भी लैम्डा 1 नाम दे सकते हो, किसी को भी लैम्डा 2 नाम दे सकते हैं, इसमें कोई भी कंफ्यूजन माइंड में क्रिएट नहीं करना है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लैम्डा 1 टेक, एक को मैं लैम्डा 1 मान लेता हूँ और दूसरे को मैं लैम्डा 2 मान लेता हूँ। फिर से वही बात, इसको आपने ज्यादा कंफ्यूजन नहीं क्रिएट करनी माइंड में, क्या है कि भैया आप लैम्डा 1 को आप 1 भी ले सकते थे और लैम्डा 2 को आप -5 भी ले सकते थे, तब भी क्वेश्चन आपका ठीक ही होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आंसर थोड़ा चेंज हो सकता है आपका, उसमें वो इतनी ज्यादा बिग डील नहीं है, कोफिशिएंट या कांस्टेंट्स आपके चेंज हो सकते हैं, लेकिन वेरिएबल्स में नहीं, हमारा क्या है जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई है उनको अनदर वेरिएबल्स में इंट्रोड्यूस कराना है। देखो तो ये बात समझ आ गई, यहाँ तक आगे चलते हैं। उसके बाद एक्शंस जो ये है स्टेप यहाँ पे क्या कि dy by dx, इसको आप स्टेप 2 कह सकते हैं। स्टेप 2 है आपका हमारा क्या कि लैम्डा i की जो वैल्यू है लैम्डा 1 लैम्डा 2 निकालने के बाद आप इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे, dy by dx प्लस लैम्डा 1 = 0, एक इक्वेशन ये बनाएंगे और दूसरी इक्वेशन बनाएंगे आप dy by लैम्डा 2 के साथ प्लस लैम्डा 2 = 0। ठीक है, यहाँ से y x में जो रिलेशंस होंगे वो निकालेंगे। तो dy by dx ऐसे रहेगा हमारा dy by dx और लैम्डा 1 कितना है हमारा -5, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा -5 = 0। क्वेश्चन थोड़ा लेंथी हो सकता है तो पेशेंस बनाए रखें आप। dy by dx और माइनस यहाँ पे कितना है आपका लैम्डा 2 1 है तो प्लस 1 मैं इसको लिखूंगा = 0। उसके बाद क्या करें देखिए साहब, dy मतलब y का कोएफिशिएंट एक साइड कर लें और dx आप एक साइड ले जाएं, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेशन कर देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको लिखूं तो ये हो जाएगा dy by dx = 5 और ये क्या चलेगा साथ में dy by dx = -1, dy by dx = -1, ये हो जाएगा। ठीक है, dx को आप राइट साइड ले जाएं तो कितना हो जाएगा dy = 5 dx, ये कितना हो जाएगा dy = -dx। उसके बाद इंटीग्रेटिंग ऑन बोथ साइड ऑफ बोथ इक्वेशन, इसको भी इंटीग्रेट कर दो बोथ साइड, इसको भी इंटीग्रेट कर दो। जब इसको इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का जो इंटीग्रेशन है वो y के रिस्पेक्ट में क्या आएगा y आएगा = 5 कांस्टेंट बाहर आ जाएगा x के रिस्पेक्ट में, जब 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो वो क्या आएगा x आएगा और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, ये ध्यान रखना आपने, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन मैंने ले लिया फर्स्ट केस में डिस्टेंस c1 ले लिया। ठीक है, उसके बाद सेकंड इक्वेशन की बात करते हैं, यहाँ से क्या आएगा 1 ही है, 1 का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो y आएगा आपका और यहाँ से = -1 आपका कांस्टेंट, 1 का इंटीग्रेशन अगेन आपका x के रिस्पेक्ट में x ही आएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, ये दो इक्वेशंस बनी, दोनों इक्वेशंस को नाम दे देंगे। तो यहाँ से क्या आ रही है इक्वेशन y - 5x = c1, एक इक्वेशन ये आ गई मेरे पास और सेकंड इक्वेशन क्या आ गई y + x = c2। तो डिस्टेंस ये मार्कर की थोड़ी ना थोड़ी लाइट हो गई, तो मैं इसमें इन डिस्टेंस सुविधा के लिए खेल है, थोड़ा सा यार मार्कर की खत्म हो जाती है। उसके बाद चलते हैं आगे। देखो जो ये इक्वेशन आई है y - 5x = c1 आई है और ये आपकी y + x = सम कांस्टेंट c2 आई है। तो उसके बाद क्या करना है आपने, देखो इसको आप अनदर वेरिएबल u नाम देते हैं, इसको दूसरा वेरिएबल आप v दे दें। हम अब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे जो y और x वेरिएबल्स हैं ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, इन्हीं इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बात की थी, इन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को ही हम अनदर वेरिएबल्स में चेंज करेंगे। तो मैं क्या रख लेता हूँ यहाँ पे, लेट कर लेता हूँ कि y - 5x = मान लिया मैंने एंड y + x = v मान लिया मैंने। ठीक है डिफरेंस, u को माना है y - 5x और y + x को v मान लिया मैंने। तो जो अनदर वेरिएबल्स हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स y और x के प्लेस पर u v आ चुके हैं, मतलब मैं नए वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करा चुका हूं। बस मेरा काम क्या रह गया कि भैया मैं x y के प्लेस पे भी u v ले आऊं, कैसे भी करके देखो कैसे करते हैं, उनका पूरा का पूरा प्रोसीजर है डिफरेंस। उसके लिए फर्स्टली जो है आपके पास यहाँ पे कर्ली z बाई कर्ली x से स्टार्ट होगा,
ठीक है। तो मेरे पास है करली z बाय करली x। तो करली z बाय करली x को मतलब x हटाना है यहाँ पे आपने। तो अब ये होगा कैसे वो देखो। देखो z यहाँ पे जो है, z जो है अब यहाँ पे किसमें हमने x y में था, लेकिन ये सब जो मैं अगर यहाँ पे आपको एक छोटा सा और बताऊं, एडवांस कैलकुलस में भी ये चीज हम कर चुके हैं, समझ सकते हैं आप। एडवांस कैलकुलस की वीडियो जाके, एडवांस कैलकुलस के नाम से ही प्लेलिस्ट है मेरे चैनल में, तो उसको जाके देखना। इम्प्लिसिट एंड एक्सप्लिसिट फंक्शन में एंड कंपोजिट फंक्शन भी है वहां पे, तो कंपोजिट फंक्शन का केस बनेगा यहाँ पे देखना। अभी तो z को मैं, z अभी डिपेंड किस पे है, z डिपेंड है x y पे। मैं z को डिपेंड करना चाहता हूँ अनदर वेरिएबल u v, मतलब मैं चाहता हूँ कि z जो है वो u v में हो जाए, ये चाहता हूँ मैं, ठीक है। तो लेकिन फिर यहाँ पे u जो है फर्दर, वो u तो है तो x y की टर्म में ना, u भी u किसकी टर्म में है आपका, x y की टर्म में है, v भी किसकी टर्म्स में आपका x y की टर्म में है। इसको phi 1 नाम दे दो, इसको phi 2 नाम दे दो। तो यहाँ पे हो क्या रहा है देखो आप, z जो है u v की टर्म में है, मतलब z u v की टर्म में बनाना है, और u v फर्दर x y में है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि z इज द कंपोजिट फंक्शन इन x y। तो z यहाँ पे हमारा कंपोजिट फंक्शन है, ठीक है। ये z हमारा कंपोजिट फंक्शन है इन x y। तो z जब कंपोजिट फंक्शन होता है x y में या व्हाटएवर जो कोई कंपोजिट फंक्शन है, मैंने बताया हुआ आपको वो वाला, उस प्लेलिस्ट में जाके प्लीज आप कंपोजिट फंक्शन की वीडियो देख लेना, वो समझ आ जाएगा। फिर आपको यहाँ से अगर पता है तो बहुत अच्छी बात है। तो यहाँ पे जो z है वो x y में क्या बन चुका है, कंपोजिट फंक्शन। कैसा होगा, z u v में दिया हुआ है, u v फर्दर आपको x y में है। समझा दूं एक बार, z को आपने चेंज करना है u v में, u v हमारे अब हो चुके हैं x y में, वही मैंने लिखा है। तो हमें करना है z x y में कंपोजिट, तो वो हो चुका है। तो करली z बाय करली, प्रोसीजर क्या है वो समझो। देखो एक्चुअल में हमने चेंज करना है v में, मतलब z की जो आर्गुमेंट्स है वो u v है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, करली z बाय करली u करूंगा इनटू करली u बाय करली x, मतलब करली z बाई जिसमें एक्चुअल में बनाना है, करली z बाई करली u इनटू फिर करली u बाई करली x, ये वाला प्लस। फिर z के पास एक और आर्गुमेंट है v, तो प्लस करके चले जाएं जितनी भी आर्गुमेंट्स होती है, यही आपका कंपोजिट फंक्शन वाला रूल कहता है। तो करली z बाई करली v इनटू करली v बाय करली x, दैट्स क्लियर। ओके आगे चलें। तो करली z बाई करली u को मैं एज इट इज रखूंगा, क्योंकि मुझे z को ही u में लाना है। तो z तो हमारा u में नहीं है ना, वो लाना है, लेकिन u तो हमारा एक्स वाई की टर्म में है ना ऑलरेडी, ये रहा और ये भी रहा। तो आप क्या करें, यहाँ से u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते हैं, क्या आएगा -5 आएगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, -5 लिखूंगा प्लस करली z, इसको ध्यान से समझ लेना भाई, करली z बाय करली v, करली v बाय करली x, करली v बाय करली x क्या होगा आपका, देखो यहाँ पे x के रिस्पेक्ट में करो v का डेरिवेटिव तो 1 आएगा, दैट्स इट। तो करली z बाय करली x क्या आ गया आपका, ये आ गया भाई आपका करली z बाय करली x, क्लियर। सिमिलर वे में आप फाइंड करें करली z बाय करली y। तो करली z बाय करली y की बात करते हैं, करली z बाय करली y माइनस से चेंज होगा, जहां पे x है वहां पे क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। तो क्या होगा, करली z एक ही बात करते हैं, करली z बाय करली u इनटू करली u बाय करली y। u का y के रिस्पेक्ट में कर दो, क्या आएगा, 1 आएगा, तो 1 ही है प्लस। फिर करली z बाय करली v, मतलब कि फंक्शन की सेकंड आर्गुमेंट। फिर करली v का करली y के रिस्पेक्ट में की बात, जब v को y के रिस्पेक्ट में करोगे अगेन क्या आएगा, 1 आएगा, मतलब करली z बाय करली y भी मेरा आ चुका है। देखो तो आप ध्यान से जरा, करली z बाय करली x किसकी टर्म्स में आ गया ना, u v में, मतलब कि करली z बाय करली x की जगह ये रख दूंगा तो u v में आ गया। करली z बाय करली y के प्लेस पे ये रख दूंगा तो आपका करली z बाय करली y भी आपका अनदर वेरिएबल में इंट्रोड्यूस हो गया u v में, ठीक है। तो यही होने वाला है। अब कौन कौन रहेगा, करली 2z बाय करली x के ये और ये, इनको भी कर लेते हैं भैया। तो मैं करूंगा करली 2z बाय करली x, जो मैंने यहाँ पे लिखा था। आपके 2 स्टेप हो चुके थे। सेकंड स्टेप क्या चल रहा था हमारा यहाँ पे कि हमने करली dy बाय dx प्लस लैम्डा 1 करके ये इक्वेशन निकाली, जो यहाँ तक है आपका, ये स्टेप 2 चलेगा, ठीक है। वैसे नाम भी नाम दो यार, कोई ऐसा इसमें कंपल्सन नहीं है आपका कि आपने स्टेप वाइज ही चलना है। मैंने जस्ट आपकी थोड़ी सी माइंड में क्लैरिटी आए इसलिए स्टेप्स दे दिए, इनको नहीं भी दे तो भी कोई बात नहीं है। तो जो यहाँ पे जब आपने इन एक्स वाई वेरिएबल्स को u v वेरिएबल्स में चेंज करना है, इसको स्टेप 3 कह दो आप। तो जो स्टेप चल रहा था हमारा 3 चला हुआ अभी, तो जब कंप्लीट हम ये चेंज कर लेंगे इनको, फिर हम स्टेप 4 में डायरेक्ट इनकी वैल्यू पुट करके इक्वेशन में पुट कर देंगे जस्ट। अब चर्चा में क्या चल रहा है, तो करली z बाय करली y हो गया। अब बात करते हैं करली 2z बाय करली x हो गई। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं आप, करली बाय करली x ऑफ करली z बाय करली x, ठीक है। अब इसको करने के 2 तरीके हैं, या तो आप अगेन चेन रूल में चले जाएं,
या आप इसको पहले जो x है उसको u में डायरेक्टली कर लें। देखो यहाँ से क्या तरीका है, एडिशंस यहाँ पे क्या है, देखो आपका मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। तो मुझे ये बताना बस कि कर्ली बाय कर्ली x और ये आपका z ऐसे लिख दे ब्रैकेट में, कोई फर्क नहीं पड़ा, इक्वल टू इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, -5 कांस्टेंट है बाहर आ गया, कर्ली बाय कर्ली u और यहाँ से प्लस कर्ली बाय कर्ली v, ठीक है, और ये सब कुछ ब्रैकेट में और z इसके साथ में। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, दोबारा देखिए ध्यान से, मैंने -5 को बाहर लिया है, कर्ली बाय कर्ली u लिखा, कर्ली बाय कर्ली v लिखा, और z को मैंने एक साथ, जब z को अंदर ले जाएंगे बात तो वही होनी है, कर्ली z बाय कर्ली u, कर्ली z बाय कर्ली v, और ये भी कर्ली z बाय कर्ली x। मतलब फिर हम ये कह सकते हैं जो कर्ली बाय कर्ली x की वैल्यू है वो ये है, तो मैं डायरेक्ट कर्ली बाय कर्ली x को u v की टर्म्स में यहाँ रखूंगा, क्लियर। और कर्ली z बाय कर्ली x को है कि आपका u v की टर्म्स में, और ये कर्ली z बाय कर्ली x की जो वैल्यू है उसको डायरेक्ट मैं ऐसे यहाँ रख दूंगा, उसके बाद हम सिंपली आपने प्रोडक्ट करके आंसर मिल जाएगा। तो ऐसे करें आप, तो कर्ली बाय कर्ली x कितना है हमारा, -5 कर्ली बाय कर्ली u प्लस कर्ली बाय कर्ली v, ये हमारा है कर्ली बाय कर्ली x। उसके बाद कर्ली z बाय कर्ली x की वैल्यू क्या है भैया हमारे पास, लगते वैल्यू क्या है, -5 कर्ली z बाय कर्ली u प्लस कर्ली z बाय कर्ली v, ये वाली वैल्यू, ठीक है। दोनों के प्रोडक्ट करते हैं क्या आएगा, इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस 25 कर्ली 2z बाय कर्ली u स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद -5 कर्ली 2z बाय कर्ली u कर्ली y, तो -5 कर्ली 2z बाय कर्ली u कर्ली v। अब इसको उठा लें, दोनों के साथ प्रोडक्ट करें, -5 कर्ली 2z बाय कर्ली v कर्ली u, दोनों इक्वली होंगे ये, तो प्लस ये हो जाएगा कर्ली 2z बाय कर्ली v स्क्वायर, ये होगा। तो ये -5 कितने हो गए, -10 हो गए, ये दोनों क्या है, सेम होते हैं आपके। तो कितना हो जाएगा ये 25 कर्ली 2z बाय कर्ली u स्क्वायर -10 कर्ली 2z बाय कर्ली u कर्ली v एंड प्लस लास्ट क्या है, कर्ली 2z बाय कर्ली v स्क्वायर, ये किसकी वैल्यू आई है, कर्ली 2z बाय कर्ली x स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। ये वैल्यू आपकी आ गई कर्ली 2z बाय कर्ली x। सिमिलर वे में वैल्यू फाइंड करें हम कर्ली 2z बाय कर्ली y स्क्वायर, तो कर्ली 2z बाय कर्ली y स्क्वायर डायरेक्ट करते हैं इसको, क्या होगा, कर्ली बाय ऑफ कर्ली z बाय कर्ली y, सिंपल ये क्वेश्चन से। तो कर्ली बाय की वैल्यू सिमिलर वे में क्या है, यहां से कर्ली बाय कर्ली u प्लस कर्ली बाय कर्ली v, सिंपल है बिल्कुल। तो क्या आ जाएगा, कर्ली बाय कर्ली u प्लस कर्ली बाय कर्ली v ऑफ कर्ली z बाय कर्ली y, ऐसे रख दें, कर्ली z बाय कर्ली u प्लस कर्ल z बाय कर्ल v, डायरेक्ट प्रोडक्ट करते हैं, क्या आएगा, कर्ली 2z बाय कर्ली u स्क्वायर प्लस, अब देखो ये आएगा कर्ली 2z बाय कर्ली u की, एक आएगा यहाँ से, तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ 2 कर्ली 2z बाय कर्ली u कर्ली v, और एक आएगा ये प्लस कर्ली 2z बाय कर्ली v स्क्वायर। वीडियो को पॉज करके ऐसे उलट करके देख सकते हैं, यही आएगा आपका। उसके बाद लास्ट रहेगा हमारा ये वाला कर्ली 2z बाय कर्ली x कर लेंगे, इसको फाइंड कर ले भाई, कर्ली 2z बाय कर्ली x कर्ली y, क्या आएगा, इसको कैसे लिख सकते हैं, कर्ली बाय कर्ली x ऑफ कर्ली z बाय कर्ली y, दैट्स इट, ठीक है। तो कर्ली बाय कर्ली x है हमारे पास, कहां पे है, ये कर्ली बाय कर्ली x ही तो था हमारा, तो क्या है ये -5 कर्ली बाय कर्ली u प्लस कर्ली बाय कर्ली v, ये है हमारा ना, क्या है हमारी कर्ली बाय कर्ली z बाय कर्ली y, कर्ली z बाय कर्ली y ये रहा, रख इसकी वैल्यू, कर्ली z बाय कर्ली u प्लस कर्ली z बाय कर्ली v, दोनों के प्रोडक्ट करते क्या आएगा, -5, तो -5 कर्ली 2z बाय कर्ली u स्क्वायर। अब ये कितना आएगा, देखो -5 कर्ली 2 बाय कर्ली z कर्ली u कर्ली v, और यहाँ से एक ही आएगा कर्ली 2, चलो लिख देते हैं, -5, ज्यादा कंफ्यूजन होगा नहीं तो आपको, कर्ली 2z बाय कर्ली u कर्ली v, फिर प्लस इसकी करें, प्लस कर्ली 2z बाय कर्ली u कर्ली v प्लस ये क्या आएगा, कर्ली 2z बाय कर्ली v स्क्वायर, कर्ली 2z बाय कर्ली v स्क्वायर, ठीक है। तो -5 ये है, प्लस बन गया तो -4 हो जाएगा। तो मैं इसी स्टेप में कर देता हूँ, ये कितना आएगा, -4 लिख दूं यहाँ पे बस, कितना, -4, तो क्या आ रहा है, -4 कर्ली 2z बाय कर्ली u कर्ली v, ठीक है स्टूडेंट्स। ये हमारा आया है कर्ली 2z बाय कर्ली x कर्ली y, और कर्ली 2z बाय कर्ली y स्क्वायर क्या है हमारा, ये हमारा है कर्ली 2z बाय कर्ली y स्क्वायर, ठीक है।
कितनी वैल्यू है 1 2 3 4 और ये हमारी कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, 5 वैल्यू है। पांचों की पांचों वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, हम सिंप्लीफाई करेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। तो क्या करना है, जस्ट आपने पांचों की पांचों वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करना है। उसके लिए मुझे यहाँ से क्या करना पड़ेगा, रफ करना पड़ेगा, कर लेते हैं हम थोड़ा। सो ओके डिस्टेंस, अब हमारा है स्टेप नंबर 4, लास्ट स्टेप है हमारा स्टेप 4। जस्ट हमने वैल्यूज को पुट करना है इक्वेशन नंबर 1। क्या है स्टेप 4, पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ कर्ली जेड बाई कर्ली एक्स, कर्ली जेड बाई कर्ली वाई, कर्ली 2z बाई कर्ली एक्स के, कर्ली 2z बाई कर्ली वाई के, कर्ली 2z बाई कर्ली एक्स कर्ली वाई इन इक्वेशन 1। कर्ली 2z बाई कर्ली एक्स की वैल्यू क्या आएगी, ये आपका ये रहा। तो कितना है ये 25 कर्ली 2z बाई कर्ली u स्क्वायर माइनस 10 कर्ली 2z बाई कर्ली u कर्ली v। भाई z को मैं ऐसे लिखता हूँ, संभाल लेना, प्लस कर्ली 2z बाई कर्ली v स्क्वायर। क्लियर। अब बात आती है इसकी, प्लस 4 इंटू कर्ली 2z बाई कर्ली x कर्ली y, ये होगा तो 4 डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 5 में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका -20 और ये कर्ली 2z बाई कर्ली u स्क्वायर। ठीक है, 4 4 जा 16 कर्ली, ये क्या हो रहा है इसके बार-बार लिखा जा रहा है, कर्ली 2z बाई कर्ली u कर्ली v। ठीक है, अब ये प्लस 4 मल्टीप्लाई तो 4 हो जाएगा डायरेक्ट 4 कर्ली 2z बाई, थोड़ी लेंथ होती है यार ये सवाल। ठीक है, अब कर्ली 2z बाई कर्ली y इसकी -5 मल्टीप्लाई डायरेक्ट करें, ये पड़ा तो -5 तो -5 कर्ली 2z बाई कर्ली u स्क्वायर, -5 के तो -5 टू जा -10 तो -10 कर्ली 2z बाई कर्ली u कर्ली v। यहाँ पे भी करेंगे प्लस -5 तो माइनस का 5 भी हो जाएगा, -5 कर्ली 2z बाई कर्ली v स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक कंप्लीट हो गया आपका, ये हो गया ये हो गया ये हो गया, ये रह गया। तो 6 की मल्टीप्लाई कर्ली z बाई कर्ली x, तो इसमें 6 की मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो कितना हो जाएगा, यहाँ से स्टार्ट करते हैं अगेन, प्लस तो पहले से -5 है तो माइनस का कितना हो जाएगा, 6 5 है 30 कर्ली z बाई कर्ली u। ठीक है, और किसकी मल्टीप्लाई 6 की तो प्लस 6 कर्ली z बाई कर्ली v, ये हो गया। उसके बाद ये भी हो गया, ये रह गया 3 की मल्टीप्लाई कर्ली z बाई कर्ली y के साथ, सिंपली हो गया, इसमें तो कुछ है नहीं कोएफिशिएंट, तो 3 कर्ली z बाई कर्ली u प्लस 3 कर्ली z बाई कर्ली -9 z इक्वल टू 0। अब जो आपकी वैल्यू जो है कैंसिल हो सकती हैं या आपकी एक दूसरे से जो भी कैंसिल हो सकती हैं, बस वो कैंसिल करते हैं आप। तो भैया क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे आपका है कर्ली 2z बाई कर्ली u स्क्वायर। देखो एक तो ये है कर्ली 2z बाई कर्ली u स्क्वायर और एक ये है आपका कर्ली 2z बाई कर्ली u स्क्वायर, और भी कहीं होगा भैया निकल के सामने ये रहा भैया। ठीक है, अब गाना सोच लेना भाई, जरा तस्वीर से तो निकल के सामने ऐसा कुछ नहीं है, मैथ पढ़ रहे हैं यहाँ पे थोड़ा सा फन कर सकते हैं यार, चलता है। देखो फिर 25 ये है, माइनस का 20 ये बेटे और माइनस का 5 ये, -5 -25 -25, तो ये क्या हो जाएंगे एक दूसरे से कैंसिल आउट, ये तो घर चले गए। क्लियर। उसके बाद बात करते हैं कर्ली 2z बाई कर्ली v स्क्वायर की। तो बेटे एक कर्ली 2z बाई कर्ली v स्क्वायर ये पड़ा और 4 ये पड़े, तो 4 और 1 कितना हो गया, अभी हो गया 5 कर्ली 2z बाई कर्ली v स्क्वायर। जरा तस्वीर से तो निकल के सामने तो ये भी अपने घर चले गए। ठीक है, लॉकडाउन है ना, घर जाना जरूरी है, टाइम से घर जाया करो, अपना ध्यान रखो भाई लॉकडाउन में सभी लोग। तो कर्ली 2z बाई कर्ली v स्क्वायर घर बैठे वीडियो मिल रही है आपको यार, एक कमेंट तो बनता है, एक लाइक भी बनता है, सब्सक्राइब और शेयर तो कर ही दिया करो आप बिना कहे, ये भी आपका डिलीट हो गया। उसके बाद कर्ली 2z बाई कर्ली u कर्ली v की बात करते हैं भैया, -10 ये कर्ली 2z बाई कर्ली u v कर्ली, -16 है तो -16 -20 कितना हो गया, -26, तो -26 कर्ली 2z बाई कर्ली u v ये, -26 और -10 ये, -26 -10 माइनस का 36 हो गया यहाँ तक, तो -36, तो मैं क्या लिखूंगा -36 कर्ली 2z बाई कर्ली u कर्ली v। क्लियर। चलो भैया अब इनका तो फिनिश हो गया, जो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स थे सभी के साथ हम आ चुके हैं। अभी जो बचे हैं सिंगल वाले बचे बेचारे, तो भैया ये कर्ली z बाई कर्ली u 30 है माइनस का, ये प्लस का 3 है,
तो +3 -30 -27, तो -27 करली z बाय करली u और कर लिया भाई कर लिए v के साथ भी देख लो, उसके साथ इन आंसर की क्यों कर रहे हो 6a 3a तो प्लस का 9 प्लस 9 कर ली z बाय कर ली v ये हो गया और -9z इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ पे भैया कुछ कॉमन वगैरह भी आ रहा है क्या 9 4 जा 9 3 जा 9 9 9 से डिवाइड कर दो यार और वो तो बिना कहीं कर दिया तो आप समझदार हो। तो ये कितना आ जाएगा -4 कर ली 2 क्या हो रहा है भाई करली 2 z बाय करली u करली v राइट साइड लिख दो यार इसको 9 से डिवाइड करके 9 3 का प्लस का हो जाएगा 3 करली z बाय करली u और ये प्लस 9 से डिवाइड किया तो करली z बाय करली v और ये भी 9 से डिवाइड किया तो प्लस का z ही बचा। इसके साथ आंसर की क्योंकि ये माइनस का तो प्लस कर दिया, ये प्लस का माइनस क्यों नहीं किया भाई कर देख लो यार, ये जो प्रिंटिंग मिस्टेक्स हैं उनको असर कर लिया करो। तो ये हमारी -4 को भी आप इधर लेके जा सकते थे। तो दिस इज द रिक्वायर्ड कैनोनिकल फॉर्म। तो देखो बेटे अब क्या हो रहा है यहाँ पे x y जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके बेस पे क्या है u भी है। एक बात और मैं खास बता दूं आपको, हो सकता है अगर आपने जो मैंने dy by dx प्लस लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिफरेंट लिए थे, हो सकता है आंसर आपका डिफरेंट आ जाता, लेकिन ये ध्यान रखना आप यहाँ पे जो आएगा वो करली 2z बाय करली u करली v ही आएगा और जो रेस्ट में आएंगे बेटे रेस्ट में जो चीजें होंगी वो या तो करली z बाय करली u करली z बाय करली v या z में ही होगी, इनके अलावा और कुछ नहीं होगा वहां पे। ठीक है, ये ध्यान देना आपने। क्लियर। तो आपका क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना और अगर पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक करके जाएं और टेलीग्राम ग्रुप मैंने बनाया हुआ है कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार के नाम से है, टेलीग्राम पे जाके सर्च कर ले कीप लर्निंग विद अमरेश कुमार, ग्रुप आपको मिल जाएगा, लोगो यूट्यूब वाला ही लगा हुआ है हमारा, उसको जाके ज्वाइन कर लें, उसमें आपको बड़ा बेनिफिट मिलने वाला है। जो भी आपके डाउट्स हैं उसमें आप शेयर कर दिया करें, उनका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, पीडीएफ्स में प्रोवाइड कराता रहता हूँ। सॉल्यूशंस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत एंड थैंक यू सो मच।